जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, डीआरडीओ अब इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर एक नई एयर लॉन्च सबसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने की तैयारी शुरू कर चुका है और ये मिसाइल दोस्तों भारत में ही बनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल, जिसे कि हम ITCM कहते हैं, उसी पर बेस्ड होगी। इसके जरिए भारतीय वायुसेना की लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता काफी मजबूत हो जाएगी। इसकी रेंज की बात की जा रही है तो वो 500 से 600 किलोमीटर के बीच होगी और ये मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़कर दुश्मनों के रडार से बचने में भी सक्षम होगी। इसका मतलब साफ है कि ये एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन होगा, यानी कि सस्ता ऑप्शन होगा भारत की ब्रह्मोस NG जैसी सुपरसोनिक मिसाइल के मुकाबले में। हालांकि कहा ही जा रहा है कि इस मिसाइल में बूस्टर स्टेज नहीं होगा, क्योंकि एयरक्राफ्ट से छोड़े जाने पर उसे पहली स्पीड और हाइट मिल जाती है और इस मिसाइल में मानिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। इवन दोस्तों, इस मिसाइल का आकार यानी कि साइज जो है वो छोटा होगा, जिससे कि हमारे Su-30 MKI, MiG-29, राफेल, तेजस और भविष्य का जो एम का है वो इसे दाग सकता है। और इवन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ये चीज़ समझ चुका है कि भारत के पास ज़्यादा दूरी तक मार करने की क्षमता और ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए, ताकि इंडियन एयरफोर्स अंदर तक जाकर दुश्मनों के कमांड सेंटर, एयरबेस, लॉजिस्टिक हब पर हमला कर सके। और इवन जैसे मैंने कहा कि ये कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन होगा, इसका एक और फायदा ये मिलेगा कि इसको बड़ी संख्या में खरीदा जा सकता है। दरअसल अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मिसाइल कब तक तैयार होगी। यहाँ पर दोस्तों DRDO और इंडियन एयरफोर्स दोनों ही इसके परीक्षण और सुधार की प्रक्रिया में काम कर रहे हैं और 2026 से 2027 तक इसका पहला ट्रायल हो सकता है और फिर इसे शामिल किया जाएगा। हाल ही में दोस्तों आप सबने देखा होगा कि रॉयल नेवी का F-35B फाइटर जेट इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी और कहा तो ये जा रहा था कि एक सामान्य प्रोसीजर होता है, लेकिन अब इसे लेकर कुछ बातें सामने आ रही हैं जो कि कहीं ना कहीं इस बात को बताती हैं कि क्या भारत ने F-35 को डिटेक्ट कर लिया था। तो उससे ये जो एयरक्राफ्ट है वो ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स से उड़ान भरा था, लेकिन अचानक इसमें कुछ तकनीकी समस्या आती है और फिर पायलट एक इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगता है। लेकिन यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि क्या भारत के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ने F-35 को ट्रैक कर लिया था और फिर उसे सुरक्षित लैंडिंग करने की अनुमति मिल गई। ये बात इसलिए भी हैरान कर देने वाली है क्योंकि F-35B एक 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है, मतलब कि रडार की पकड़ में तो ये आएगा ही नहीं। ऐसे में आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि क्या भारत ने वाकई में स्टेल्थ फाइटर जेट को डिटेक्ट कर लिया था। इसे लेकर भी दोस्तों दो तरीके की बातें सामने आई हैं, जिसमें कि पहला कारण बताया जा रहा है वो है लूनबर्ग लेंस का इस्तेमाल करना। आमतौर पर F-35 जैसा स्टेल्थ फाइटर जेट अपने किसी फ्रेंडली देश के बॉर्डर पर उड़ते हैं तो वो लूनबर्ग लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये खास तरीके की डिवाइस होती है जिसे स्पेशली F-35 पे लगाया जाता है। ये एक रडार रिफ्लेक्टर होता है जो कि जानबूझकर एयरक्राफ्ट की रडार प्रोफाइल को बढ़ा देता है, ताकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल और उसकी जो दोस्त देश की एयरफोर्स है उसे आसानी से पहचान सके। और ये एक नियमित अभ्यास या आप समझिए कि सुरक्षा के लिए किया जाता है। अब दूसरा रीजन है कि क्या भारतीय वायुसेना की जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है उसने इसे पकड़ा। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स तो इस बात को लेकर राजी हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ, भारत का ये जो IACCS है वो काफी ताकतवर हो चुका है और स्टेल्थ मोड में भी वो इस फाइटर जेट को पहचान सकता है। दरअसल दोस्तों, हमारा जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है ये एक हाईटेक नेटवर्क है जिसमें कि ग्राउंड रडार्स, आवाक्स, सैटेलाइट डेटा और मिसाइल सिस्टम को एक साथ जोड़कर रियल टाइम में पूरे भारत के एयर स्पेस पर नजर रखी जाती है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर F-35B के जो लूनबर्ग लेंस है उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, जिसके जरिए इंडियन एयरफोर्स ने इसे आसानी से पहचान लिया। लेकिन फिर भी चीज़ें तो अभी तक वैसी बनी हुई है। कहा तो यही जा रहा है कि अगर लेंस नहीं भी लगा था तब भी भारत ने उसे पकड़ लिया तो ये इंडियन एयरफोर्स की एक बड़ी तकनीकी सफलता भी हो सकती है। इससे दोस्तों एक बात तो क्लियर हो जाती है कि F-35B की जो इमरजेंसी लैंडिंग हुई है वो एक सामान्य घटना तो थी, लेकिन अगर भारत का दावा सच होता है कि हमने उसे पहचान लिया तो दुनिया भर में इसे लेकर एक बड़ी चर्चा हो सकती है। इवन भारत के एयर डिफेंस क्षमता के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी होगी। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर देगा। वहीं दोस्तों, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो डिफेंस ने DRDO के साथ मिलकर नेक्स्ट जनरेशन के पिनाका 3 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को विकसित करने की तैयारी शुरू कर ली है। ये प्रोजेक्ट 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है और ये दोस्तों काफी मॉडर्न वेरिएंट होगा पिनाका का। पहले के जो MK1 MK2 है इसकी तुलना में MK3 की ताकत, रेंज और जो सटीकता है वो काफी ज्यादा होगी। मार्क 3 की रेंज दोस्तों 120 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इवन इसमें ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम और नया लॉन्चर डिजाइन है जो कि काफी ज्यादा इफेक्टिव होगा। और आपको मैं बता दूं कि हाल ही में DRDO के चेयरमैन डॉक्टर समीर वीर कामत ने ये बात भी कही थी कि पिनाका मार्क 3 का जो डेवलपमेंट फेज है वो अपने फाइनल स्टेज में है। इसका पहला परीक्षण अक्टूबर 2025 में हो सकता है। यूजर ट्रायल 2025 के अंत से शुरू हो जाएंगे। पिनाका मार्क 3 में दोस्तों कुछ नई टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि थ्रोटल प्रपल्सन, यानी कि रॉकेट उड़ते समय अपनी डायरेक्शन और ऊंचाई को बदल सकता है। मैन्यूवरेबिलिटी, यानी कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से ये बच सकती है। इवन दोस्तों जो हमारे आर्टिलरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है उसके साथ भी ये जुड़कर K9 वज्र जैसे जो वेपन्स हैं उनके साथ
तालमेल में काम कर सकती है। इवन दोस्तों भविष्य की योजना तो ये है कि 2030 तक भारत के पास पिनाका मार्क 3 की 22 रेजिमेंट्स होंगी। इसके अलावा पिनाका 4 पर भी काम चल रहा है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर होगी। पिनाका मार्क 3 के जरिए भारत को हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके में काफ़ी बड़ी बढ़त मिल सकती है दुश्मनों के ऊपर, और चाइना और पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भारत के लिए ये सिस्टम काफ़ी उपयोगी होने वाला है। दोस्तों एक बार फिर से सिप्री ने एक नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि भारत ने अपने परमाणु हथियारों की संख्या और टेक्नोलॉजी में बढ़त हासिल कर ली है। 2024 तक भारत के पास 172 परमाणु हथियार थे, जो कि 2025 में बढ़कर 180 हो गए, और भारत ने नई टेक्नोलॉजी वाले कैनेस्ट्राइज मिसाइल सिस्टम भी डेवलप कर लिए हैं। इवन दोस्तों इनमें MIRV टेक्नोलॉजी भी शामिल है, मतलब एक ही मिसाइल कई टारगेट्स पर हमला कर सकती है। इवन यहाँ पर दोस्तों सबसे खास बात यह है कि पाकिस्तान को लेकर भी बड़ी बात कही गई है। पाकिस्तान ने भी नई मिसाइलें और फिसाइल मटेरियल यानी कि न्यूक्लियर फ्यूल को भी तैयार करना शुरू कर दिया है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी के मामले में भारत से काफ़ी पीछे है। इवन सिप्री ने एक बड़ी वार्निंग भी दे दी है कि भारत पाकिस्तान की जंग जैसी घटनाएं परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ा सकती हैं। वहीं चाइना के ऊपर भी उन्होंने बताया कि चाइना हर साल 100 नए परमाणु हथियार तैयार कर रहा है। अब तक 350 से ज़्यादा ICBM मिसाइलों को वो तैयार कर चुका है। 2035 तक चाइना के पास 1500 परमाणु हथियार हो सकते हैं, लेकिन तब भी वो रशिया और अमेरिका से काफ़ी पीछे रहेगा। मतलब साफ है दोस्तों, दुनिया में परमाणु हथियारों को कम करने की बजाय उन्हें फिर से बढ़ाया जा रहा है। अमेरिका हो, रशिया हो, चीन, भारत, पाकिस्तान, जो भी परमाणु संपन्न देश हैं, वो अपने हथियारों को अपग्रेड भी कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं आती हैं, ये केवल एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर बताया जाता है। एक्चुअल में ये चीज़ नहीं बताई जाती कि किसके पास में कितने परमाणु हथियार हैं। वहीं स्वीडन की कंपनी साप और अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम ने एक नया अनमैन्ड एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने की घोषणा की है, और इस सिस्टम का बेस होगा जनरल एटॉमिक्स का MQ-9B ड्रोन, जिसमें कि साप का एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग रडार और सेंसर लगाए जाएंगे। और ये जो अनमैन्ड एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा वो लंबे समय तक सर्विलांस करने में सक्षम होगा, हवा में उड़ते हुए दुश्मन की गतिविधियों की पहचान और ट्रैकिंग कर सकेगा, और जंग के समय या बॉर्डर पर लगातार निगरानी रखने में मदद करेगा। लेकिन कहा ही जा रहा है कि इसका इस्तेमाल मैन और अनमैन टीमिंग की तरह भी किया जा सकता है, और ये साप का मौजूदा ग्लोबल आई अवाक सिस्टम है उसका कॉम्प्लीमेंट भी होगा। जरूरत पड़ने पर नेवी के जंगी पोत भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये मीडियम एल्टीट्यूड पर काम करने वाला एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा। इवन साप की तरफ से ये कहा जा रहा है कि MQ-9 को अब और ज्यादा ताकतवर बनाया जा रहा है, ताकि जो उनके ग्राहक हैं वो अपने मिशन के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सके। इवन ये भी कहा जा रहा है कि जो आर्म फोर्सेस लंबी दूरी की निगरानी करना चाहती हैं और पायलट के बिना ऐसा करना चाहती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन होगा। इवन ये कम लागत पर 24 घंटे 7 दिन निगरानी कर सकता है। दोस्तों वहीं भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनी गुड लक डिफेंस एंड एरोस्पेस उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में 155 mm आर्टिलरी शेल M10 शेल को बनाने के लिए एक प्लांट बना रही है, और ये प्लांट जल्द ही शुरू होगा। इवन कहा जा रहा है कि भारतीय सेना की M777 और धनुष जैसे जो हविलदार हैं उनके लिए यहाँ पर शेल्स बनेंगे। साथ ही यहाँ पर हाई एक्सप्लोजिव, प्रिसीजन गाइडेड और आर्मर पियर्सिंग भी बनाए जाएंगे। और आप सबको मालूम है कि 155 mm के शेल्स अब ग्लोबल स्टैंडर्ड बन चुका है। रशिया यूक्रेन की जंग में तो आपने इनके डिमांड को लगातार बढ़ता हुआ भी देखा होगा। इसीलिए ये जो गुड लक है उनका उद्देश्य है कि वो न केवल भारतीय सेना की जरूरतें पूरी करेंगी, बल्कि विदेशों को भी सप्लाई करेंगे। भविष्य में वो दूसरा प्लांट भी बनाएंगे, जहाँ 3.5 लाख शेल्स हर साल बनेंगे। अब सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस की यात्रा पर हैं, और इस दौरान दोस्तों साइप्रस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रीन लाइन दिखाई, जो कि इस द्वीप को 2 हिस्सों में बांटता है। दरअसल 1974 में तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया था। तब से आज तक साइप्रस का उत्तरी भाग तुर्की की सेना के कब्जे में है, और इसे साइप्रस की समस्या कहा जाता है, जैसे कि POK आप समझ सकते हैं। इस दौरान PM मोदी को उस इलाके की पहाड़ियां भी दिखाई गई, जहां पर तुर्की के द्वारा लिखा गया संदेश आज भी साइप्रस के लोगों को बंटवारे की याद दिलाता है। और इवन साइप्रस के राष्ट्रपति ने इस प्रॉब्लम को PM मोदी के सामने उठाया। हालांकि यहाँ पर भारत को भी साइप्रस का साथ देना चाहिए। बाकायदा भारत को साइप्रस, आर्मीनिया और ग्रीस में अपने मिलिट्री बेस बनाने की पेशकश करनी चाहिए। इससे भारत का मध्य एशिया और यूरोप में पहुंच भी बढ़ेगी और भारत का प्रभाव भी बढ़ेगा। तुर्की का जो तानाशाही रवैया है उस पर भी हम प्रेशर बना सकते हैं। इवन भारत को भविष्य के जंग में एक स्ट्रैटेजिक बढ़त भी मिल सकती है, और साइप्रस चाहता है कि भारत उनका हर मुद्दे पर सपोर्ट करे, और भारत को भी दोस्तों तुर्की के जो दुश्मन है उनके साथ मिलकर एक नया सुरक्षा और स्ट्रैटेजिक फ्रंट तैयार करना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भारत ऐसा करेगा या नहीं करेगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन इतना तो है कि ये सारी चीज़ें शुरू करनी चाहिए, क्योंकि टर्की जैसा देश जिसने पाकिस्तानियों को कितना मदद किया, कितनी हेल्प करी भारत के खिलाफ जंग में, उसके ड्रोन्स हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए गए। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री जी बोल कर आते हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है।
हालांकि बैकडोर में बातें अलग हो रही होंगी, लेकिन पब्लिकली स्टेटमेंट तो उनका यही आया है कि ये दौर जंग का नहीं है, जबकि दुनिया भर में जंगें चल रही हैं। यहाँ पर अब हमें भी क्लियर कट और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देना चाहिए कि भैया ठीक है, हम आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। टिट फॉर टैट हमें करना चाहिए, जैसे तुर्की करता है वैसे भारत को करना चाहिए। दोस्तों, इजराइल ने नहीं सोचा था कि ईरान उनको इतना बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। ईरानी मिसाइलों ने इजरायली डिफेंस सिस्टम को बिल्कुल तार तार कर दिया है। तेल अवीवा से हाइफा तक भयंकर तबाही मचाई है ईरानियों ने। इवन दोस्तों, इजराइल का आयरन डोम और एरो 3 ये सब नाकाम हो गए। और ईरान ने जिन मिसाइलों का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ किया, जिससे कि इजराइल के हाईटेक डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गए। तो ये चीजें बताती हैं दोस्तों कि दुश्मन को कम नहीं समझना चाहिए। ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलें और ड्रोन्स दागी, जिससे कि इजराइल में कई जगह धमाके और बड़ा नुकसान भी हुआ है। इवन ये भी कहा जा रहा है कि यूएस की जो एम्बेसी है इजराइल में, उसको भी टारगेट कर दिया गया है। कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए ना, आयरन डोम और एरो 3 दोस्तों दुनिया के सबसे आधुनिक सिस्टम माने जाते हैं। लेकिन ऐसे में ईरानियों की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर थी कि उन्होंने बड़ी संख्या में मिसाइलें दाग दी और एक साथ छोड़ी। और कुछ मिसाइलें शायद हाइपरसोनिक या कम ऊंचाई से आई, जिन्हें ट्रैक करना बिल्कुल मुश्किल हो गया था इजराइल के द्वारा। अब ये इजरायली सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है। मतलब अब आप ये देखिए कि हर डिफेंस सिस्टम का एक लेवल होता है, उसकी अपनी एक सीमा होती है। इजराइल को अब अपने डिफेंस सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। और ये हमला इस और इशारा करता है कि ईरान अब और ज़्यादा एडवांस हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि ईरानी मिसाइलों ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम में एक बड़ी टेंशन पैदा कर दी है। आने वाले वक्त में ये देखने वाली बात होगी कि इजराइल क्या कदम उठाता है और क्या ये टेंशन एक फुल स्केल वॉर में बदल सकती है। तो फिलहाल इधर देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।